हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं विकास मिश्रा आज लेकर आया हूं प्रीपोजिशन चैप्टर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो डोंट मिस दिस वीडियो। एंड टुडे वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन चैप्टर इन दिस वीडियो। एंड लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आखिर होता क्या है प्रीपोजिशन। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि प्रीपोजिशन आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रीपोजिशन की, तो ये वास्तव में दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक शब्द यहाँ पे लिखा है प्री और एक शब्द क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पोजीशन। ये सब बर्बाद हो गया है, फिर से लिख दे रहा हूँ। अब सही है। तो एक शब्द है यहाँ पे प्री और दूसरा शब्द क्या है यहाँ पे पोजीशन। तो प्री मीन्स क्या होता है पहले और पोजीशन मीन्स होता है स्थान। ठीक है, तो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी वर्ड के पहले आके उसके पोजीशन को डिफाइन करता है, उसके स्थान को बताता है, उसी को हम क्या बोला करते हैं, प्रीपोजिशन बोला करते हैं। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं उसको, हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। ये हो गई इसकी शाब्दिक मीनिंग। ठीक है, शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या होता है, शब्दों का अर्थ। जो शब्द लिखे हैं इसके अनुसार जो अर्थ निकलता है उसी को शाब्दिक अर्थ बोलते हैं या फिर इसी को वर्बल मीनिंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं वर्बल मीनिंग के अलावा बात करूं कि इसके और भी वर्ड्स क्या हैं किसी सेंटेंस में या इसकी और भी डेफिनेशन क्या है, तो बस इतना आप समझो, इट रिलेट्स या क्या करता है, रिलेट करने का काम करता है। किसको रिलेट करने का काम करता है, एक नाउन को दूसरे नाउन को, एक नाउन को प्रोनाउन से, वर्ब को वर्ब से, वर्ब को प्रोनाउन से। इस प्रकार से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में रिलेट करने का काम करता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे रिलेट करने का अर्थ जोड़ना नहीं है, यहाँ पे रिलेट करने का अर्थ है संबंध बताने से। यहाँ पे रिलेट करने का अर्थ क्या है, संबंध बताने से। तो ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में संबंध बताने का कार्य करता है। ठीक है, कैसे ये कार्य करता है, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहला हमने एग्जाम्पल लिखा कि द बुक इज ऑन द टेबल। एक सेंटेंस हमने आपके सामने इधर लिख रखा है और सेकंड सेंटेंस हमने लिखा द कैट जंप अपॉन द टेबल। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस जो आपने यहाँ पे डिस्प्ले पे देखा, यहाँ पे एक नाउन लिखी हुई है बुक और दूसरी नाउन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, टेबल लिखा हुआ है। अच्छा, अगर इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ कि द बुक इज द टेबल। अगर इस सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता तो इसमें भी देखिए दो नाउन लिखे हुए हैं। एक नाउन यहाँ पे अपना बुक लिखा हुआ है, दूसरा नाउन यहाँ पे क्या लिखा है, टेबल लिखा है। इसकी मीनिंग क्या हो रही है, तो इसकी मीनिंग ये निकल रही है कि जो बुक है वही टेबल है, जो बुक है वही क्या है, टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इज लिखी हुई है और इज अकेले आई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मेन वर्ब बोलेंगे। और इज जो होती है क्या होती है प्यारे बच्चों, बी बेस की वर्ब होती है। तो जब किसी सेंटेंस में बी बेस वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और लिंकिंग वर्ब क्या करती हैं, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को एक दूसरे से लिंक करने का काम करती हैं, जोड़ने का काम किया करती हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं लिख दूं कि मोहन इज अगर मैं लिख दूं कि मोहन इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट अपना क्या है, मोहन, और डॉक्टर कौन है, ये मोहन है। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्प्लीमेंट है, डॉक्टर है, इसे मोहन के बारे में बता रहा है ना। तो ये जो इज है किसको जोड़ रही है, ये डॉक्टर और मोहन को जोड़ रही है, इसीलिए लिंक करती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती है।
तो यहाँ पे ये जो टेबल है वही बुक हो जाएगा, मतलब द बुक इज द टेबल, मतलब जो टेबल है वही किताब है, ऐसा अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर हमको ये बताना है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, तो हमें एक यहाँ कोई वर्ड लगाना ऐसा पड़ेगा कि जो इन दोनों को रिलेट करे। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। तो ये जो दोनों नाउन्स लिखे इनको जो रिलेट करने का काम करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे जो ऑन लिखा हुआ है क्या है, प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों को रिलेट कर रहा है, जोड़ नहीं रहा है, संबंध बता रहा है कि जो बुक है उस टेबल के ऊपर है। अगला यहाँ पे हमने देखा सब्जेक्ट लिखा है अपना द कैट, जंप्ड क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे द टेबल लिखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा। अब देखिए यहाँ पे जो कैट है उसने जंप किया है, कहाँ पर जंप किया है, टेबल पर जंप किया, ठीक है। टेबल के ऊपर जंप किया, इस बात का पता हमको किससे चल रहा है, अपॉन से चल रहा है। तो अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा। अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये रहा प्रीपोजिशन का डेफिनेशन कि प्रीपोजिशन रिलेट कैसे करता है, उसका फंक्शन क्या है किसी सेंटेंस में। ये सारी बातें हम लोगों ने इस स्लाइड में देखी हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें जानते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्यारे बच्चों अगली बात यह है कि अगर मैं बात करूं प्रीपोजिशन चैप्टर को पढ़ने की, तो इसको हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। जो अपना पहला भाग होगा वो होगा कि कुछ जनरल रूल्स होंगे। दूसरा जो अपना भाग होगा वो होगा फिक्स प्रीपोजिशंस का, और जो तीसरा भाग होगा वो होगा इंडिविजुअल प्रीपोजिशंस का। किसका भाग होगा, ये इंडिविजुअल प्रीपोजिशन का। तो जनरल रूल का मतलब कि जो प्रीपोजिशन है वो प्रीपोजिशंस के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, ये सारी बातें हम लोग पार्ट नंबर 1 में देखेंगे, जो कि अपना जनरल रूल्स के नाम से है। दूसरा अपना है फिक्स प्रीपोजिशंस। फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब जैसे हमने बोल दिया सॉरी, अब सॉरी के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आता है, फॉर आता है। अब ये फिक्स है कि फॉर के अलावा और कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन। और इंडिविजुअल प्रीपोजिशन का क्या मतलब है कि जैसे हम लोग देखेंगे फॉर, फ्रॉम, टू, बाई, विथ, ऐसे ढेर सारे जितने भी प्रीपोजिशंस हैं उन सब का प्रीपोजिशंस का अलग अलग कहाँ पे प्रयोग है, तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 के बारे में, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 का जो अपना पहला रूल है उसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला रूल है ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब लिखा हुआ है तो एडवर्ब से पहले कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। एडवर्ब से पहले कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता, ये अपना पहला रूल है। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे कि कैसे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमने लिखा यू कैन अचीव इट विथ इजली। दूसरा हमने लिखा यू शुड ओपन some branches in abroad। तीसरा हमने लिखा कमल ड्राइव्ड द कार विथ केयरफुल। चौथा हमने लिखा यहाँ पे द स्टूडेंट सॉल्व्ड द क्वेश्चंस विथ ऑनेस्टली।
एक सेंटेंस और मैं लिख दे रहा हूँ। हमने लिखा माय ब्रदर विल कम हियर ऑन टुमारो की सेंटेंस मैंने लिख दी। अब सबसे पहले तो ये सेंटेंस को मैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड कर दे रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को वर्ड्स को पहचानने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला अपना वर्ड लिखा है वो है यू, और यू का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? प्रोनाउन। कैन यहाँ पे क्या है? मॉडल वर्ब है, और जितने भी मॉडल वर्ब सबके साथ में मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट क्या है? प्रोनाउन होता है। विथ क्या है? प्रीपोजिशन होता है। अब बात आई इजली का कि इजली क्या है, ठीक है। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट में एल वाई लगा होता है मैक्सिमम एडवर्ब होते हैं। ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में एल वाई लगा होता है वो मैक्सिमम क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एडवर्ब्स हुआ करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये समझो कि अगर ऐसे नहीं पहचान पा रहे हो तो आप ऐसा समझो कि यदि किसी सेंटेंस की मेन वर्ब से हम अगर प्रश्न करें हु, whom या फिर व्हाट से, किसे प्रश्न करें? हूँ सॉरी चलो अच्छा देख लो इसको, हूँ और व्हाट से, तो इसका जो रिप्लाई मिलता है तो हु का रिप्लाई सब्जेक्ट होता है, whom और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। उसी प्रकार से अगर कोई सेंटेंस लिखा हो जिसकी मेन वर्ब से हम क्वेश्चन करें वेयर, व्हेन और हाउ, तो इन तीनों का जो जवाब होता है प्यारे बच्चों वो एडवर्ब हुआ करता है। क्या हुआ करता है? एडवर्ब हुआ करता है, ठीक है। और इसमें से जो जवाब मिलेगा उसमें से जो वेयर का जवाब होगा वो कोई प्लेस हुआ करेगा। ऐसे ही जो यहाँ पे व्हाट का जवाब, व्हेन का जवाब होगा ये टाइम के बारे में बताएगा। मतलब जो व्हेन का जवाब होगा वो ऐसा शब्द होगा कि समय को सूचित करेगा। और अगला लिखा हाउ, ये किसको दिखाएगा? मैनर को दिखाएगा। मैनर मतलब क्या होता है? तरीका, कि किसी भी कार्य के करने या होने के तरीके को ही प्रदर्शित करेगा। तो ऐसे ना समझ पा रहे हो तो इन तीनों से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। और इन तीनों के अलावा वैसे कोई ऐसा एडवर्ब नहीं होगा कि जिसको आप पहचान ना पाओ, आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा आएगा नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं टॉपिक पे अपने। तो एक तो ये मेथड हो गया कि लास्ट में एल वाई लगा है तो ऐसे ही एडवर्ब होगा। ऐसे ना पहचान पा रहे हो तो ऐसे पूछ लो कि अचीव मतलब प्राप्त करना, कैसे प्राप्त किया या कैसे प्राप्त कर सकता है? तो आसानी से, तो इजीली, तो जवाब इजीली मिला, तो ये भी क्या हो गया? एडवर्ब। अब मैंने बताया कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसमें एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? इज्जत से हम यहाँ से जो विथ लिखा है इसको हटा देंगे। अगला देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है यू। यू क्या होता है? प्रोनाउन। शुड क्या है? यहाँ पे मॉडल वर्ब है। ओपन क्या है? मेन वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ब्रांचेज यहाँ पे क्या है? ब्रांचेज यहाँ पे है अपना नाउन। और ये सम इसी ब्रांच के बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में बताया, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एडजेक्टिव। इन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। और एब्रॉड लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि एब्रॉड क्या है। तो क्वेश्चन पूछते हैं एब्रॉड मीन्स होता है विदेश में। एब्रॉड मीन्स क्या होता है? विदेश में। तो देखिए इसमें अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि कहाँ खोलना चाहिए तो जवाब मिलेगा विदेश में। तो देखिए वेयर का जवाब है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो इससे पहले भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, तो यहाँ से हम इनको क्या करेंगे? हटा देंगे। अगला देखिए लिखा कमल। कमल नाम है तो नाउन है। ड्राइव्स क्या है? यहाँ पे वर्ब है। कार क्या है? ये भी नाउन है। द क्या है? आर्टिकल होता है। विथ लिखा है, विथ प्रीपोजिशन होता है। अब बात आई केयरफुली की। तो एक तो ऐसे पहचान होगी कि केयरफुली के लास्ट में एल वाई लगा है तो क्या है? एडवर्ब। और दूसरा पहचानने का तरीका ये है कि जब ड्राइव से हम क्वेश्चन करेंगे कहाँ चलाता है, कोई जवाब नहीं। कब चलाता है, कोई जवाब नहीं। कैसे चलाता है, तो केयरफुली चलाता है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ऐसे भी एडवर्ब हो जाएगा। तो इससे पहले भी हम विथ को हटाएंगे। अगला बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द स्टूडेंट। प्यारे बच्चों स्टूडेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। द क्या है? यहाँ पे आर्टिकल है। सॉल्व्ड क्या है? यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है। क्वेश्चंस क्या है? यहाँ पे नाउन लिखा है। द क्या है? यहाँ पे आर्टिकल लिखा है। विथ क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑनेस्टली की बात आई तो देखो ऑनेस्ट से रिलेटेड पूरे ग्रामर में 3 शब्द बनते हैं। एक शब्द है ऑनेस्ट, एक
है ऑनेस्टी और एक है ऑनेस्टली। ये 3 शब्द हैं, ठीक है। तो ऑनेस्ट जो लिखा हुआ है ये क्या है, सॉरी, ये जो ऑनेस्ट लिखा है ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ऑनेस्टी क्या होता है, नाउन, और ऑनेस्टली क्या होता है, एडवर्ब। इन तीनों के अलावा ऑनेस्ट से रिलेटेड कोई चौथा वर्ड नहीं बनता है, ठीक है। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार। ऑनेस्टी क्या होती है, ईमानदारी। और ऑनेस्टली क्या होता है, ईमानदारी पूर्वक। तो ये 3 वर्ड आपके सामने हैं, ठीक है। ऐसे हालांकि इसमें एलवाई दिया है तो क्लू है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, विथ को हटा देंगे। अगला देखिए लिखा है माई ब्रदर विल कम हेयर ऑन टुमारो। तो माई ब्रदर, ब्रदर क्या है यहाँ पे, नाउन है। माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। विल क्या है यहाँ पे, मॉडल वर्ब है। और कम क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। हेयर, तो कम मीन्स आना होता है। चलो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कहाँ आया, हेयर, यहाँ आया। तो देखो हेयर का जवाब है ना, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। फिर ऑन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। फिर टुमारो, तो कब आया या कब आएगा, टुमारो, कल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एडवर्ब। अब देखिए यहाँ 2 एडवर्ब हैं, तो हेयर से पहले तो कोई प्रीपोजिशन है नहीं, लेकिन टुमारो से पहले प्रीपोजिशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो इस प्रकार से कहीं भी अगर एडवर्ब लिखा हो तो एडवर्ब से पहले कभी भी प्रीपोजिशन का हम प्रयोग नहीं किया करते हैं, इसको हटा देंगे, ठीक है। या ऐसे हमने एक और लिखा, हमने लिखा कि ही केम ऑन लेट, तो कब आया था, ये वर्ब है, लेट आया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब, तो इससे भी पहले यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक। अब ये तो बात हो गई रूल की, और हर बुक में ऐसे ही लिखा है। थोड़ा सा और समझो इसमें। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ऐसा होता क्यों नहीं है, मतलब यहाँ प्रीपोजिशन क्यों नहीं लगता है। तो इसको थोड़ा सा समझने के प्रयास कीजिए। इसको मैं सब मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। चलिए सुनिए इसको। देखिए अब यहाँ पे बात ये आती है प्यारे बच्चों कि देखिए जो एडवर्ब होता है ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन से बनता है। अब जरूरी नहीं कि सारे एडवर्ब ऐसे ही हों कि सारे के सारे एडवर्ब प्रीपोजिशन और नाउन को मिला के बने, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ढेर सारे एडवर्ब होते हैं, या एडवर्ब के फॉर्मेशन, एडवर्ब के बनने का एक तरीका ये भी है कि जब प्रीपोजिशन और नाउन दोनों मिलते हैं तो ये क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। कैसे, जैसे हमने लिखा विथ प्लस ऑनेस्टी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्टली। अगला हमने लिखा विथ प्लस केयर, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, केयरफुल बोल देते हैं, सॉरी, विथ प्लस केयरफुल। विथ केयर का मतलब केयरफुली। ऐसे एब्रॉड लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इन प्लस फॉरेन। ऐसे टुमारो लिखा हुआ है, टुमारो का मतलब क्या होता है, ऑन प्लस कमिंग डे, ठीक है। ऐसे इजली है तो यहाँ पे विथ ईज होता है, ठीक है। अब अगर इन सबकी मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑनेस्टी क्या है, नाउन है। विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, केयर क्या है, नाउन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, फॉरेन क्या है, नाउन है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, कमिंग डे क्या है, नाउन है। विथ क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन है, और ईज क्या है, नाउन है। ईज मतलब आसान होता है, उसी से आसानी बना, इजली। अब देखो जैसे हम ऑनेस्टली लिखते हैं तो ऑनेस्टली में 2 वर्ड पहले से छिपे हुए होते हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं, एक विथ होता है और एक ऑनेस्टी होता है। तो ये जो दोनों वर्ड हैं ये दोनों पहले छिपे हैं। ऐसे केयरफुली में विथ और केयर ये दोनों वर्ड पहले से छिपे हैं।
टुमारो में ऑन प्लस कमिंग डे पहले छिपा है, तो इसका मतलब चाहे टुमारो लिख लो, चाहे ऑन कमिंग डे लिख लो, चाहे एब्रॉड लिख लो, चाहे इन फॉरेन लिख लो, ठीक है, तो दोनों बातें एक ही हैं। लेकिन अब एब्रॉड के साथ में फिर इन लगा दोगे तो एब्रॉड में तो पहले से इन फॉरेन छिपा है, तो 2 इन वहाँ पे हो जाएंगे, तो इसलिए हम वहाँ प्रीपोजिशन नहीं लगाया करते हैं। अब आप कहोगे सर लेट के साथ में क्या है, तो मैंने आपको बताया कि सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जो आपके एग्जाम में आएगा उसमें लगभग ऐसा ही वर्ड दिया होता है कि जिसको हम इस रूल पे ढाल सकते हैं, ऐसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे रूल होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला जो अपना क्वेश्चन है, मतलब रूल है, वो ये है, समझना इसको आप लोग। रूल ये है कि देखो ये कुछ वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखी हुई है। वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ऐसी वर्ब्स या ऐसी क्रियाएं जिससे हमको कम्युनिकेशन के बारे में पता चलता है, जैसे सेड कहना, प्रपोज्ड प्रस्ताव रखना, अगला लिखा सजेस्टेड सुझाव देना, एक्सप्लेन्ड व्याख्या करना, डिस्क्राइब वर्णन करना, रिपोर्टेड सूचना देना, रिपोर्ट करना, ऑब्जेक्टेड किसी पे ऑब्जेक्शन लगाना, और लिसन सुनना, और रोट राइट का सेकेंड फॉर्म स्पोक, टॉक रिप्लाइड, और प्रेड प्रार्थना करना, कंप्लेंट शिकायत करना, ठीक है। अब देखिए ये सब की सब अगर वर्ब कहीं भी लिखी हुई हैं किसी भी सेंटेंस में, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे रूल ये होता है कि इनके बाद में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हुआ है, कैसा ऑब्जेक्ट आया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, तो उससे पहले हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, टू का। प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो थिंग्स को दिखाता है, मतलब वस्तुओं की बात करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो पर्सन्स की बात करता है, मतलब व्यक्तियों की बात करता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अब कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट के रूप में किसी पर्सन का प्रयोग किया गया, मतलब किसी व्यक्ति की बात की गई, तो टू लगाएंगे, लेकिन अगर थिंग्स की बात की गई होगी तो उससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। चलो एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल बताना स्टार्ट करता हूँ और आप लोग उसको देखिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा जो आप बचपन से बोलते आते हो, ही सेड ब्लैंक मी, ठीक है। दूसरा हमने लिखा ही सेड ब्लैंक नथिंग। तीसरा हमने लिखा द स्टूडेंट या द टीचर explained blank the chapter blank the students। तीसरा हमने लिखा, तीसरे के बाद चौथा हमने लिखा द मैन रिपोर्टेड द इंसिडेंट यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक हिज बॉस। अगला हमने लिखा द मैन प्रेड ब्लैंक गॉड, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये जो क्वेश्चन हैं इनमें हमको मैंने ये बताया कि जो भी इसमें वर्ब, इसके पहले वाले स्लाइड में आपने कुछ वर्ब्स देखी थी ना, तो अगर उनमें से किसी का भी इसमें प्रयोग किया गया होगा, तो अगर ये जो भी स्लाइड में हमने देखी थी इधर वर्ब्स कुछ, तो इनमें से हमने देखा कि इसमें कुछ वर्ब लिखी हुई हैं। कौन कौन सी वर्ब लिखी हैं वो, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा सेड लिखी है,
फिर एक्सप्लेन्ड लिखी है, रिपोर्टेड लिखी है, प्रेड लिखी है। तो ये रूल जो उसमें वर्ब्स लिखे हैं केवल उन्हीं के साथ फॉलो होता है, सबके साथ नहीं। जो इसके पहले हमने कुछ क्रियाएं देखी थी बस उन्हीं के साथ ये फॉलो होगा, बाकी सबके साथ ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सेड जो लिखा है, सेड वैसी वर्ब है। अब बात यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा है, मी। अब मी मतलब मुझे होता है ना, तो यहाँ पे ये मी लिखा, कोई पर्सन होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, टू। तो यहाँ पे हम टू लिख देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें नथिंग की, तो नथिंग किस में आता है, थिंग्स में आता है। नथिंग कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो थिंग्स के लिए हम टू का प्रयोग नहीं करते। तो आज आप लोगों को हमें लगता है पता चल गया कि हमेशा ही सेड टू मी ऐसा क्यों बोलते हैं, टू क्यों लगाते हैं। तो इसलिए लगाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट है। अगला लिखा द टीचर एक्सप्लेन्ड ब्लैंक द चैप्टर। अब देखो एक्सप्लेन भी वर्ब है, और अगर मैं बात करूँ इसके बाद ऑब्जेक्ट की, तो एक चैप्टर लिखा है। अब चैप्टर किस में आएगा, थिंग्स में आएगा। क्यों, क्योंकि चैप्टर कोई व्यक्ति तो है नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ द स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स तो कोई व्यक्ति होंगे ना, तो ये किस में आएगा, पर्सन में आएगा। अब अगर थिंग्स है तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पर्सन है तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बता रखा है कि थिंग्स मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, टू। तो यहाँ टू लगा देंगे, तो हो जाएगा कि द टीचर एक्सप्लेन्ड द चैप्टर टू द स्टूडेंट्स। अगला देखो, मैन अपना यहाँ पे क्या लिखा है, द मैन सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टेड वर्ब हो गई, इंसिडेंट एक नाउन हो गया, द आर्टिकल है, और बॉस यहाँ पे नाउन है, और हिज क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब है। फिर हमने देखा इंसिडेंट। इंसिडेंट मीन्स क्या होता है, घटना। अब घटना कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो इस किस में आएगा, थिंग्स में आएगा। लेकिन अगर मैं बॉस की बात करूँ, तो बॉस तो कोई पर्सन है ना, तो ये किस ऑब्जेक्ट में आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। और थिंग्स, घटना थिंग्स है, तो थिंग्स किस में आएंगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएंगी। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया करते, लेकिन इनडायरेक्ट से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू हिज बॉस। मतलब यहाँ से ये निशान हटा दूँ, क्या लिख दें यहाँ पे, टू, ठीक है। अगला देखिए लिखा है द मैन। तो द मैन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, प्रेड क्या है, वर्ब है, और गॉड क्या है, ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि गॉड क्या है। गॉड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो प्यारे बच्चों देखो, गॉड को हम लोग एक पर्सन की तरह मानते हैं। हम मानते हैं कि जैसे आदमी होते हैं वैसे भगवान भी होते होंगे, उनके हाथ पैर, आँख कान नाक मुँह जीभ त्वचा ये सब होती होगी, ठीक है। तो जैसे पर्सन है वैसे ही, तो इनको हम व्यक्ति की तरह मानते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम किस में रखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रूल था। आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक। या जैसे आप लोग बोलते हो ना, प्लीज लिसन टू मी। तो क्यों बोलते हो, क्योंकि लिसन ऐसी वर्ब है कि इसके बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो टू लगाना पड़ेगा। ये अपनी क्या है, मजबूरी है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, रूल नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखी हैं, लिखी हुई है सम वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ये सब भी वर्ब कम्युनिकेशन के काम में आती हैं। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत का साधन में, माध्यम के रूप में है। कौन सी वर्ब लिखी है यहाँ पे, टोल्ड, आस्क्ड, बेग्ड। ये देखो बेग्ड नहीं बेग्ड लिखा, बेग्ड मतलब पुरस्कार जीतना होता है, ठीक है। एश्योर्ड, इन्फॉर्म सुनिश्चित करना, अप्राइज्ड मूल्यांकन करना, एडवाइस सलाह देना, ऑर्डर्ड आदेश देना, रिक्वेस्टेड निवेदन करना, थैंक्ड धन्यवाद देना, वेलकम स्वागत करना, कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है। ये अगला कॉन्ग्रेचुलेट लिखा हुआ है, बधाई देना। अगला विश लिखा, इच्छा व्यक्त करना, वार्न चेतावनी देना। नेक्स्ट लिखा फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स होता है मना करना। और फिर कॉम्प्लीमेंटेड। अब ये कह रहा है सेंटेंस कि अगर इसके बाद में ऑब्जेक्ट कैसा हो, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, तो इससे पहले हम टू का प्रयोग नहीं किया करेंगे। अब देखो केवल मैं टू की बात कर रहा हूँ, इनके बाद में अगर ऑब्जेक्ट चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि इन सब के साथ और भी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, बस केवल यहाँ पे अभी मैं बात टू की कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बात किसकी कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी मैं बात केवल टू की कर रहा हूँ। तो एक एक एग्जाम्पल देखना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहला एग्जांपल में लिखता हूं। हमने लिखा द थीफ रिक्वेस्टेड टू
नॉट टू कॉल द पुलिस। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है, इसमें लिखा द थीफ रिक्वेस्टेड, थीफ ने रिक्वेस्ट किया मुझसे कि पुलिस को ना बुलाओ। अब देखो रिक्वेस्टेड यहाँ पे लिखी है, वर्ब है ना, तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट कैसा आया, इनडायरेक्ट आया है, लेकिन फिर भी इससे पहले हम टू का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अब रूल ये होता है, अगला रूल ध्यान से सुनना, ये जितनी भी वर्ब्स इधर लिखी गई हैं, ये आपके सामने जितनी भी क्रियाएं लिखी, जितनी भी वर्ब्स लिखी हैं, अगर इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में तब ऐसा होगा, लेकिन अगर इन सब का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया गया हो तो इनके बाद में, इन सभी वर्ब्स के बाद में हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखो इसको भी हमने लिखा यहाँ पे, सबसे पहला एग्जांपल हमने लिखा यू आर ऑर्डर्ड ब्लैंक कम ऑन टाइम। दूसरा हमने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड ब्लैंक रीच देयर। तीसरा हमने लिखा दे आर ऑर्डर्ड टू रिसीव द लेटर। ये सारे सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जितने भी सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, आप सब में देख रहे होंगे कि आर यहाँ भी आर, और इन सबके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब आप कहोगे सर कैसे पता चला थर्ड फॉर्म, क्योंकि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑर्डर होता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, ऑर्डर्ड होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर सेकंड फॉर्म आता तो अकेले आता, और अगर थर्ड फॉर्म आया है थर्ड फॉर्म के रूप में, तो हमेशा इसके साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी रहेगी। अब चूंकि संयोग से यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर लिखी है, तो अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, इसमें से किसी भी वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखी हुई हो, क्या लिखा हुआ हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये जो सेंटेंस होता है हमेशा किस वॉइस में होता है, एक्टिव वॉइस में। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो सेंटेंस किस वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में। तो हमने देखा सारे सेंटेंसेज में आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगी हुई है, तो सारे के सारे सेंटेंस जो हैं किस वॉइस में हैं प्यारे बच्चों, पैसिव वॉइस में हैं। और मैंने बताया कि जब इन सब का प्रयोग पैसिव वॉइस में हो और इनमें से किसी वर्ब का प्रयोग हो, तो इनके बाद हमेशा टू लगाते हैं। तो सब जगह यहाँ पे टू लगाते चले जाओ, सही हो गया। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आशा करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। चलिए देखिए, आगे कुछ वर्ड लिखा हुआ है। पहले वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कंप्राइज्ड, मतलब सम्मिलित करना, इकट्ठा करना, आस्क्ड, अटैक, अवेट, अफोर्ड। फिर कंप्राइज्ड लिखा, रिपीट हो गया है, डिमांड, डिस्कस और डिस्क्राइब, एंटर, एक्सप्लेन, एम्फेसाइज, फ्ली, इनवाइट, इंट्रोड्यूस, इन्वेस्टिगेट, ज्वाइन, ले। अगला लिखा है मीट, ऑर्डर, ओबे, रीच, रेजिस्ट मतलब विरोध करना, स्ट्रेस तनाव, टोल्ड कहना, वायलेट उल्लंघन करना, और विजिट घूमना। ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ वर्ब्स लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है प्यारे बच्चों, इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो रूल यहाँ पे लिखा हो ये कहता है कि अगर इन सभी वर्ब्स में से किसी भी वर्ब का प्रयोग हो तो इनके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। प्रीपोजिशन का प्रयोग करना एकदम मना ही है इन सब के साथ में। ठीक है, कैसे, चलो एग्जांपल देखते हैं। ऐसे चलिए देखिए, सबसे पहला एग्जांपल हमने लिखा कि दिस बुक comprises of 15
चैप्टर्स। दूसरा हमने लिखा कि अमेरिका, नहीं इसको नहीं, he told to me that Kamal went to school। तीसरा हमने लिखा यहाँ पे the teacher explained about the chapter। अगला ही discussed about his problem। तीसरा अगला हमने लिखा a brave person should never flee। और he demanded for a pen। ये कुछ सेंटेंस हो गए, ठीक है। अब इन सेंटेंसेज को हमें क्या करना है, करेक्ट करना है, देखना है कि इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस बुक है, सब्जेक्ट है कंप्राइजेज लिखा हुआ है, ठीक है। प्यारे बच्चों एक शब्द होता है कंसिस्ट ऑफ, एक शब्द क्या होता है कंसिस्ट, ये ऑफ के साथ जब जुड़ता है तब क्या बनता है कंप्राइजेज, क्या बनता है फिर कंप्राइजेज। तो कंप्राइजेज में ऑफ पहले छिपा होता है, इसलिए इसके साथ हम कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं किया करते। अगला देखिए लिखा ही टोल्ड। अब टोल्ड जो लिखा हुआ है, टोल्ड का मतलब क्या होता है, सेड टू मीन्स टोल्ड होता है ना, सेड प्लस टू इन दोनों को मिला के हम क्या बना बोलते हैं, टोल्ड बोलते हैं। तो इसमें टू पहले छिपा होता है, टोल्ड टू कहने की जरूरत नहीं है। अगला द टीचर एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड का मतलब क्या होता है, टेल अबाउट। तो इसके साथ में अबाउट पहले छिपा होता है, तो इधर अबाउट नहीं लिखेंगे। अगला लिखा ही डिस्कस्ड, और डिस्कस्ड का मतलब क्या होता है, टॉक अबाउट। तो इसके साथ भी हम अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला लिखा है अ ब्रेव पर्सन शुड नेवर फ्ली, मतलब एक बहादुर आदमी कभी नहीं भागना चाहिए। तो कभी कभी यहाँ फ्ली के साथ में अबे लिख देता है, तो फ्ली का मतलब वैसे ही होता है रन अबे। तो इसके साथ हम कभी भी किसी अदर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। अगला लिखा ही डिमांडेड फॉर अ पेन। अब देखो यहाँ पे डिमांडेड वर्ब लिखी है ना, तो डिमांड का मतलब ही होता है सर्च फॉर। डिमांड का मतलब क्या होता है, सर्च फॉर। और सर्च फॉर में अगर फॉर पहले लगा तो इधर फॉर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इन वर्ब्स को आप लोग याद कर लीजिएगा, जितने भी वर्ब हैं सब महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम में आती जाती रहती हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी वर्ब्स लिखी हैं इनको आप लोग एक बार रिमाइंड करके जरूर जाइएगा अपने एग्जाम को देने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपके दिमाग में आ गई होंगी। प्यारे बच्चों अपना अगला रूल ये है कि एक शब्द होता है होम। होम मीन्स क्या होता है, घर। कुछ बच्चे पूछेंगे होम और हाउस का में अंतर क्या होता है, इसका भी मतलब घर होता है। तो प्यारे बच्चों जो होम होता है, होम हम उसके लिए यूज करते हैं जहाँ पे हमारा जन्म होता है, जहाँ हमारा परिवार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं होम। लेकिन हाउस ऐसे सामान्य किसी भी बिल्डिंग को हम हाउस बोल देंगे, ठीक है। किसी भी बिल्डिंग को सामान्यतः हम हाउस बोल देते हैं, लेकिन जहाँ हमारा परिवार रहता है, जहाँ हमारा जन्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इलाहाबाद में हूँ लेकिन मेरा जन्म कहीं और भी हुआ है, या मान लीजिए कि आपका जन्म इलाहाबाद में हुआ है लेकिन आपका दिल्ली, लखनऊ, बनारस, कानपुर और भी जगह पे घर हैं। तो जो बाकी जगह पे आपके घर हैं वो हाउस होंगे, जो इलाहाबाद वाला है यहाँ पे आपकी फैमिली रहती है वो क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखिए जब आप लोगों से कोई इंट्रोडक्शन वगैरह पूछता है कभी भी, तो आपसे कोई ये नहीं पूछता है आपका हाउस टाउन कहाँ है, हमेशा पूछता है सब पूछते हैं कि होम टाउन कहाँ है आपका। हमेशा सब लोग क्या पूछते हैं आपसे कि आपका होम टाउन कहाँ है।
तो होम टाउन इसलिए पूछते हैं लोग, ये जानना चाहते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ है या आपका परिवार कहाँ रहता है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो शब्द अपना होता है होम, तो इससे पहले दो लफड़े आते हैं। होम शब्द से पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन तब तक नहीं किया जाता जब तक इससे पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव ना आया हो। कहने का मतलब ये है कि अगर होम शब्द से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है तो फिर यहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर होम से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आया है तो फिर हम उससे पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलो देखो इसको, हमने लिखा माई ब्रदर या माई फ्रेंड returned to his home after the party was over। ठीक है, अगला हमने लिखा माई ब्रदर या माई फ्रेंड returned या came home after the party was over। ये सेंटेंस हमने लिखा। ठीक है, अभी जो हमारे सामने दो सेंटेंसेज लिखे हुए हैं इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक रिटर्न वर्ब है, एक यहाँ पे केम वर्ब है। तो ये रूल वहीं फॉलो होता है जहाँ पे कम, गो, अराइव, रिटर्न, ठीक है, ये सभी वर्ब्स लिखी होती हैं, वहीं पे रूल काम करता है। तो यहाँ पे देखिए होम शब्द लिखा है, होम नाउन है, और इससे पहले हिज लिखा है। हिज क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। प्यारे बच्चों, पॉजिटिव एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से वर्ड होते हैं? हिज, हर, योर, आवर, देयर, इट्स और माई। ये जो 7 शब्द आपके सामने लिखे हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? पॉजिटिव एडजेक्टिव। पोजीशन मीन्स एक शब्द होता है पोजीशन। पोजीशन मीन्स होता है अधिकार, और इसी पोजीशन से क्या बना हुआ है? पॉजिटिव बना है, तो इसीलिए हम इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, अधिकार को दिखाता है। ठीक है, तो होम शब्द से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है तो टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो सेम होम शब्द से पहले क्या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आया? तो नहीं आया, तो यहाँ पे टू भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसका भी हम यहाँ पे प्रयोग नहीं किया करते हैं। तो ये था अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। बढ़ते हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब जो अपना अगला एग्जाम्पल है कुछ इस तरह से है, बार बार यही आ जा रहा है। कुछ इस तरह से है अपना अगला एग्जाम्पल कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन लिखा हुआ है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो केस आएगा वो कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो, अगर वो नाउन होगा तो नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो सेम होगा, लेकिन अगर वो प्रोनाउन होगा तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया अपना सब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे ही लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। सब्जेक्ट के स्थान पे सी लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। सब्जेक्ट के स्थान पे इट लिखा है तो ऑब्जेक्टिव केस इट। दे लिखा है तो देम, और बी लिखा हुआ है तो अस, और यू लिखा हुआ है तो इसका यू का यू ही होता है। तो ये जो 7 शब्द हमारे सामने लिखे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ये इधर वाले सब्जेक्टिव केस हैं, उधर वाले क्या हैं? ऑब्जेक्टिव केस हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल कुछ मैं देने जा रहा हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा उसी थ्रू। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा कि अ लायन वाज किल्ड बाय ब्लैंक। ऑप्शन ए में हमने लिखा दे, ऑप्शन बी में लिखा देम, ऑप्शन सी में लिखा देयर, और ऑप्शन डी में लिखा देयर्स। दूसरा हमने लिखा कि ही सेड टू ब्लैंक। पहला हमने ऑप्शन में लिखा आई,
दूसरे ऑप्शन में लिखा मी, तीसरे ऑप्शन में लिखा माई और चौथे ऑप्शन में लिखा माइन। तीसरा हमने लिखा देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन दे एंड अस। यहाँ भी एग्जाम्पल हमने बनाया, हमने लिखा पहला देम, बी में लिखा देयर, सी में लिखा देयर्स और डी में लिखा नो इम्प्रूवमेंट। ये आपके सामने मैंने 4 एग्जाम्पल बना रखे हैं। अब प्यारे बच्चों, जो भी एग्जाम्पल आपके सामने दिया है इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। और एरर क्या फाइंड आउट करनी है कि जहां भी आपको प्रीपोजिशन दिख जाएगा तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस तुरंत फटाक से लगा देंगे वहां पे। तो देखते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे अपना जो पहला सेंटेंस लिखा है अ लायन वाज किल्ड बाई ब्लैंक। अब देखो यहाँ पे लायन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, ए क्या है, आर्टिकल है, वाज क्या है यहाँ पे मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, किल्ड क्या है, मेन वर्ब है और बाई क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, पहले तो आप लोग कुछ वर्ड समझ लीजिए, जैसे बाई, विथ, इन, इनटू, ऑन, अपॉन, फॉर, फ्रॉम, टू, टूवर्ड्स, एबव, बिलो, अंडर, ओवर, थ्रू, अक्रॉस, ऑफ, OFF ऑफ, बिसाइड, बिसाइड्स, बीनीथ। ठीक है, और एट। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स जो आपके सामने लिखे हैं, व्हाइल भी लिख लो इसी में। तो होते तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो पॉपुलर हैं, जिनको बार बार सेंटेंस में हम यूज किया करते हैं। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं, पहले आप लोग देख लीजिए कि ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, सब अलग अलग प्रीपोजिशन। ठीक है, तो अब एक जनरल आइडिया दे दूँ आपको प्रीपोजिशन पहचानने कि इनमें से कोई भी वर्ड दिखे तो हमेशा वो क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, चलो देखो इसको। तो यहाँ पे जो लिखा है अ लायन वाज किल्ड बाई ब्लैंक। अब देखो बाई लिखा, बाई क्या, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद केस कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे दे लिखा है, देश कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव, देम ऑब्जेक्टिव, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और देयर्स क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, हमें चाहिए कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, देम लिख देंगे। ठीक, अगला देखिए लिखा ही सेड टू, टू क्या है यहाँ, प्रीपोजिशन, इसको अभी एग्जांपल दिया ना, तो ही सेड, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो यहाँ मी लिख देंगे, क्यों, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और माइन क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन नंबर बी को राइट समझेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग लिखा देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन दे एंड अस। अब देखो यहाँ बिटवीन लिखा है, प्यारे बच्चों, ये जैसे ये सब प्रीपोजिशन है, ऐसे दो और होते हैं, एमंग और बिटवीन। इन दोनों को भी हम प्रीपोजिशन बोलते हैं, दोनों की हिंदी मीनिंग होती है बीच में। तो एमंग, बिटवीन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, अब दे तो सब्जेक्टिव केस है इसलिए नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, देयर क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है इसलिए ये भी नहीं होगा। और यहाँ बचा देयर और देयर्स, देयर और देम, तो देयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और देम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे इसमें। राइट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। प्यारे बच्चों, अपना अगला जो रूल है वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन लिखा हुआ है और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज कर देते हैं। और वैसे इसका नाम यहाँ पे है जिरंड। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग करते हैं, ये ऐसा ही सेंटेंस है। वैसे सामान्यतः क्या होता है कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन लिखा हुआ है तो इसके बाद में नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है।
और जो नाउन या प्रोनाउन आता है इसको हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर नाउन या प्रोनाउन के अलावा कोई दूसरा वर्ड आ जाए तो वो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी यहाँ नहीं लिखेंगे, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। देखो एग्जांपल हमने लिखा यू कैन अचीव इट बाय वर्क हार्ड। मुकेश प्रोटेक्टेड himself by take umbrella। और तीसरा हमने लिखा रवि saved me फ्रॉम गेट हर। ठीक है, ये सारे सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अब अगर एक इन सारे सेंटेंसेज की बात करूँ, एक सेंटेंस और लिख दूँ छोटा सा, द मॉडर्न मैन व्हाइल सर्च हैप्पीनेस and physical comfort has gone far away from humanity। ये सेंटेंस है। ठीक है, अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूं तो देखो ये जितने भी सेंटेंस लिखे हैं, यू लिखा है, सब्जेक्ट है, कैन लिखी है, कौन कौन सी है, मॉडल वर्ब है, अचीव क्या है, मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, इट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन, बाई क्या है, प्रीपोजिशन, और यहाँ पे वर्क लिखी है क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हार्ड क्या होती है, एडवर्ब यहाँ लिखी है। ठीक है, अगला देखो लिखा है मुकेश, नाउन है, नाम है, प्रोटेक्टेड वर्ब है, हिमसेल्फ कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में क्या लगा हो, सेल्फ लगा हो, या फिर ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में सेल्फ लगे हों। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। बाई क्या है, प्रीपोजिशन है, और टेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अम्ब्रेला क्या है, नाउन है। छाता होता है ना, अम्ब्रेला मीन्स। अगला देखो रवि क्या है, यहाँ पे नाउन है, सेव्ड क्या है, वर्ब है, मी क्या है, प्रोनाउन है, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, और गेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगला देखो लिखा है मॉडर्न मैन, नाउन है, मैन कैसा आदमी है, मॉडर्न मैन है, तो नाउन के बारे में बताया, एडजेक्टिव, और द क्या है, आर्टिकल। व्हाइल लिखा है, व्हाइल प्रीपोजिशन होता है, सर्च क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैप्पीनेस लास्ट में एनी डबल एस लगा है तो क्या होगा, नाउन, एंड क्या है, कंजंक्शन है, यहाँ पे जोड़ रहा है, कंफर्ट नाउन है, कैसा कंफर्ट है, फिजिकल, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। हैज क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, गॉन क्या है, मेन वर्ब है, फर अबे दूर, एडवर्ब है ना। अगला फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, और ह्यूमैनिटी क्या है, नाउन है। ठीक है, अब चलिए इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये जो सारे सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, इसमें से मैं अगर बात करूंगा पहले वाले की, तो देखो बाई प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, फर्स्ट फॉर्म, तो हम उसको आईएनजी में चेंज कर देंगे, तो वर्क को हटाएंगे और क्या लिख देंगे, वर्किंग। अगला लिखा है मुकेश प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ बाई टेक अम्ब्रेला। देखो यहाँ भी बाई लिखा, बाई के बाद टेक लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इसको हम क्या बना देंगे, टेकिंग। अगला देखिए लिखा हुआ है रवि सेव्ड मी फ्रॉम गेट हर्ट, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन है ना, गेट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, गेटिंग होना चाहिए। अगला देखिए लिखा हुआ है द मॉडर्न मैन व्हाइल सर्च हैप्पीनेस एंड फिजिकल कंफर्ट हैज गॉन फॉर अवे फ्रॉम ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब ये सारे जो सेंटेंसेज हैं इसको देखो, देखो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन इधर लिखा है, दूसरा प्रीपोजिशन इधर लिखा है। अब ऐसा मत करना कि कहीं भी कोई भी वर्ड दिख जाए हर जगह आईएनजी लगाते हो घूमते फिरो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी बस उधर ही आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा व्हाइल सर्च, अब सर्च वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे फ्रॉम के बाद ह्यूमैनिटी है तो नाउन आया है, तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आना ही चाहिए, तो यहाँ नाउन आया है, सही है।
अब नाउन प्रोनाउन दोनों नहीं आना चाहिए, मतलब जो मर्जी हो, लेकिन बट कम से कम नाउन आए या फिर प्रोनाउन आए, दोनों तो साथ आ ही नहीं सकता है। तो दोनों में से कोई एक मस्ट है आना। तो हालांकि यहाँ आया है, अब यहाँ नहीं आया है, सर्च वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सर्च को हटाएंगे और क्या लिख देंगे, सर्चिंग। सर्च को हटाएंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पे, सर्चिंग लिख देंगे। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।